Welcome bachcho. We are back again with the next lecture and this is going to be lecture number 22 from our unit magnetic effects of current and magnetism. और ये इस यूनिट का आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो जो भी चीजें बची हुई हैं वो आज हम इस लास्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। The topic which we are going to cover up in this lecture is hysteresis। और हिस्टेरेसिस में हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं, इनको हम किस तरीके से बनाते हैं, क्या इनका यूज है, कौन से मटेरियल चाहिए हमें अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना चाहते हैं या परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं। तो ये सब चीजें कवर अप होंगी आज के हमारे इस टॉपिक में, आज के हमारे इस वीडियो क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर हिस्टेरेसिस की इंफॉर्मेशन के साथ। देखना है कि हिस्टेरेसिस क्या होता है। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था हिस्टेरेसिस के नाम से एक प्रॉपर्टी थी जहां पर हमने देखा था कि डायमैग्नेटिक मटेरियल हिस्टेरेसिस वाली प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी शो नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं जो हिस्टेरेसिस का इफेक्ट शो करते हैं। हिस्टेरेसिस क्या है इसका आइडिया आपको लास्ट लेक्चर में मिल चुका है। हिस्टेरेसिस इज बेसिकली वो इफेक्ट जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटाइज करते हैं और उसके बाद में अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा भी दें तो क्या मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इंडक्शन बचा रह जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बचा रह जाता है। अगर उस मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटाने के बाद भी उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बची रह गई, इसी को बोलते हैं हिस्टेरेसिस। इसका नाम है हिस्टेरेसिस। इसके लिए आपको एक ग्राफ बनाकर शो करेंगे कि जब हिस्टेरेसिस होता है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है। स्पेशली दो प्रॉपर्टीज पर हमें ध्यान देना है, दैट इज रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी। इन दो पॉइंट्स को अगर आप समझ लोगे, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अगर आप समझ लोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किस मटेरियल के बनाने चाहिए और परमानेंट मैग्नेट्स किस मटेरियल के बनाने चाहिए। और आज के हमारे लेक्चर का मेन एम भी यही है कि हम ये समझ लें कि परमानेंट मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के मैग्नेटिज्म किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और किन मटेरियल्स को यूज करके हमें ये चीजें बनानी होंगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बनाना होगा हिस्टेरेसिस लूप। बेसिकली ये लूप एक ग्राफ है और ये ग्राफ जिन दो चीजों के बीच में बनता है उन्हें हम x एक्सिस और y एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। x एक्सिस पर आप लेंगे h फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी। याद है जो आपने टर्मिनोलॉजी वाली क्लास की थी, वहां पर सबसे पहला टर्म था मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी h और y एक्सिस पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन मटेरियल के अंदर आएगा, जो मैग्नेटिक इंडक्शन मटेरियल के अंदर आएगा वो हम y एक्सिस पे प्लॉट करने वाले हैं। स्टार्ट होगा ग्राफ हमारा ओरिजिन से, तो O इज गोइंग टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट। इसके लिए मैं साथ साथ एक डायग्राम भी दूंगा आपको सो दैट चीजें अच्छे से समझ में आती रहे। सपोज ये मेरे पास एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसकी इंटेंसिटी h है। इसके अंदर मैंने एक कौन सा मटेरियल रखना है बेटा, पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट या फेरोमैग्नेट, सोच के बताएंगे। हिस्टेरेसिस इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेट शो करता है, तो इसके अंदर मैंने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा तो अब ये मैग्नेटाइज होगा। जैसे जैसे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, ये लो स्ट्रेंथ बढ़ा दी, स्ट्रेंथ बढ़ा दी, तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन कब तक, इसकी कुछ एक लिमिट होगी ना। आपने h की वैल्यू को और बढ़ा दिया, इसकी वैल्यू को और इंक्रीज कर दी है, और इंक्रीज हो गया, एक लिमिट आएगी। उसके बाद अगर आप h इंक्रीज करोगे तो ये सैचुरेट हो चुका है, अब ये इससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। तो h की वो वैल्यू जहां पर ये सैचुरेट हो जाता है उसको हम बोलेंगे h max। उसके बाद अगर आप h की वैल्यू और बढ़ाएंगे, इसके अंदर और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। एंड द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता है उसको B बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये भी उन्हीं 5-6 टर्म्स जो आपने टर्मिनोलॉजी वाली क्लास में किए हैं,
बेटा अगर वो टर्मिनोलॉजी वाली क्लास आपने नहीं की, आई थिंक दैट लेक्चर वाज लेक्चर नंबर 20 जहाँ तक मुझे याद है, आप उस क्लास को जरूर देख लें। वो टर्म्स क्योंकि यहाँ यूज हो रहे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप YouTube सर्च बार में ऊपर लिख लीजिए, आपको क्लास मिल जाएगी, टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म। आगे लिखे फिजिक्स सीखो आसिफ अंसारी, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा जहां पर मैंने 5 to 6 टर्म्स समझाए हैं। वो टर्म्स अगर आपको नहीं पता और वो टर्म्स मैं आज यूज कर रहा हूं तो ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। छोटी सी क्लास है, उसको देख लीजिए एक बार, और अगर कर चुके हैं देन कंटिन्यू विद दिस लेक्चर। तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो इसके अंदर आया वो सैचुरेट हो चुका है। अब इसकी वैल्यू आप इतनी बढ़ा लो, ये इससे ज्यादा नहीं होगा। और हाँ, मैग्नेटिक इंडक्शन का वेरिएशन मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी के साथ नॉन लीनियर होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। कुछ इस तरीके से ग्राफ स्टार्ट होगा स्टार्टिंग में, इसके अंदर कोई मैग्नेटिज्म नहीं था और आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी नहीं लगाया होगा, तो स्टार्टिंग यहां से होगी। फिर धीरे धीरे इस तरीके से थोड़ा नॉन लीनियरली ये ग्राफ आगे बढ़ता है और सैचुरेशन पर पहुंचेगा। यहां देखो ये वाला पॉइंट, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के बाद अगर आप h बढ़ाओगे तो ग्राफ इस लाइन पर, डॉटेड लाइन पर आगे जाएगा। मींस मैग्नेटिक इंडक्शन अब मैक्सिमम हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। तो जिस वैल्यू के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन सैचुरेट हो जाए उसको बोलोगे H max, दिस इज नोन एज H max। तो अभी इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज ऐसे हो गया। अब अगर हम H max की वैल्यू को कम करें, कुछ जो आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसको थोड़ा कम करना शुरू कर देते हैं, तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो अंदर है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक डिफरेंट पाथ पर, लाइक दिस, ऐसे कम होना शुरू हो जाता है। तो हमने इसको कम किया, कम किया, कम किया, ये कम होता जा रहा है। इट इज गोइंग टू डिक्रीज ऑन अ डिफरेंट पाथ, अलग पाथ पर डिक्रीज हो रहा है। और करते करते अगर मैं ये सारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड यहां से रिमूव कर दूं, सारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिमूव हो गया, देखो बाहर से, ठीक है। सारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिमूव करने के बाद भी इसके अंदर कुछ तो मैग्नेटिज्म बचा रह जाता है, कुछ मैग्नेटिज्म बचा रह जाता है। दैट रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल even after the removal of the magnetizing field is known as remaining magnetism या रिमेनेंस या रिटेंटिविटी। इसी को रिटेंटिविटी कहा जाता है। जो अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बचा हुआ है, रिटेंटिविटी, या इसका एक और नाम है रेमेनेंस। ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इसके अंदर। कब? आफ्टर द रिमूवल ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड सारा हटा दिया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ बचा हुआ है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसी को बोलते हैं रिटेंटिविटी या रेमेनेंस या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो रिटेंटिविटी हमारे इस ग्राफ में कैसे शो की? बेटा ये चीज, ये रिटेंटिविटी है। O से A तक जाएंगे, A पॉइंट वो पॉइंट था जिस पॉइंट पर ये सैचुरेशन पे आ गया था, इससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। फिर आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटाया, इसकी वैल्यू कम हो रही है, ये अलग ही पाथ पर वापस आ रहा था। H फील्ड सारा जीरो हो चुका है, लेकिन मैग्नेटिक इंडक्शन अभी भी इतना बचा हुआ है, इतना। यही चीज रिटेंटिविटी है, दिस इज रिटेंटिविटी, इसी को रिटेंटिविटी बोलते हैं। ओके, तो यहां पर मैं OA, दिस पॉइंट इज, अच्छा स्मॉल लेटर्स लिख के बच्चों, OA एंड दिस पॉइंट इज B। ओके, इस पॉइंट को B बोलेंगे। अब चलो रिटेंटिविटी तो मिल गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो रिटेंटिविटी है, ये जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म इसके अंदर है, ये भी खत्म हो जाए। ये कैसे खत्म होगा? इसको कैसे डिस्ट्रॉय करें? इसको कैसे हटाएं? इसके लिए अब आप सोचो क्या करना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस बढ़ाओ अपना। इस साइड में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म फील्ड है इसके अंदर, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, इसके पास जो भी है बचा हुआ उसको खत्म करना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा दो। H को अपोजिट डायरेक्शन में कर दो, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आने से इसका रिमेनिंग फील्ड कुछ तो कम होगा। आप और ज्यादा कर दो, और कम हो जाएगा, और ज्यादा कर दो, शायद जीरो हो जाए। ठीक है ना, शायद जीरो हो जाए।
इट मींस आप इस H फील्ड को जो कम कर रहे थे उसको अभी दूसरे डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू कर दो, तो ये ऐसे करके इस पाथ पर जीरो हो जाएगा एट दिस पॉइंट। यहां पर ये जीरो हो चुका है, O A B and this point is C, this point is C। अब देखिए ये व्हाट इज दिस, H फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वो वैल्यू, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वो वैल्यू जिसकी रिक्वायरमेंट होती है रिटेंटिविटी को खत्म करने के लिए। इसके अंदर रिटेंटिविटी था ना, रिटेंटिविटी मतलब बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड, इसको खत्म करने के लिए जितना H वाला फील्ड चाहिए, जितना ये रिक्वायर्ड है, इसी को बोलते हैं कोएर्सिविटी, इसको बोलते हैं कोएर्सिविटी। तो यहां पर कोएर्सिविटी शो करेगा OC वाला पार्ट, दिस पार्ट शोस कोएर्सिविटी, ठीक है, ये कोएर्सिविटी है। अब ये डीमैग्नेटाइज हो चुका है। नाउ दिस मैग्नेटिक मटेरियल, दिस फेरोमैग्नेट इज कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज। अब ये डीमैग्नेटाइज हो चुका है। अगर मैं इसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड को और ज्यादा बढ़ा दूं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ाता रहूं, इस डायरेक्शन में मैंने और बढ़ा दिया मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे अगर आप बढ़ाते जाओगे तो इस डायरेक्शन में भी ये सैचुरेट हो जाएगा, फिर से ये सैचुरेशन पर पहुंचेगा। अब ये दूसरे डायरेक्शन में सैचुरेशन पर आ गया, मतलब पहले इसका नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर था, अब इसका नॉर्थ पोल इधर होगा, साउथ पोल इधर होगा। तो जैसे ये वाला पार्ट रिपीट हुआ था वैसे ही इधर रिपीट होगा, सैचुरेशन पॉइंट आएगा। तो अगर आप इस डायरेक्शन में H फील्ड को और बढ़ाएंगे तो एक टाइम आएगा कि ये सैचुरेशन पर आ जाएगा, जैसे यहां सैचुरेशन था, ठीक है। तो वो पोजीशन H की वो वैल्यू जिस वैल्यू पर ये फिर से सैचुरेशन पर आ चुका है, उस वैल्यू को बोलते हैं H max in the other direction। तो इसको लिखूंगा माइनस साइन के साथ, H max in the other direction, ठीक है। तो यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच चुका है। अगेन ये सैचुरेट हो गया, दूसरे डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया। मैं फिर से इसको चाहूं कि इसको डीमैग्नेटाइज करूं, तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए मुझे H की वैल्यू को कम करना होगा। अगेन आई विल रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ H फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी को कम करेंगे तो इसका मैग्नेटिक इंडक्शन कम होना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस। कम होते होते जीरो नहीं होता है ना। देखो H फील्ड जीरो हो गया, लेकिन ये जीरो नहीं हो रहा है। जैसे यहां पर रिटेंटिविटी थी, यहां पर भी रिटेंटिविटी मिलेगी आपको, एंड दिस पॉइंट इज B। तो अगेन रिटेंटिविटी, आपने अपना सारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड सारा रिमूव कर दिया, इसको सारे को रिमूव कर दिया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड बचा रह गया। पहले मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर सैचुरेट हो चुका था, इसके अंदर ये कम होते होते कुछ तो बचा रह गया, कुछ रह गया। ओके, जो वैल्यू अब इसके अंदर बची है वही रिमेनिंग मैग्नेटिक फील्ड है, रिटेंटिविटी, लेकिन इस बार दूसरे डायरेक्शन में है। इस बार नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, पहले उधर नॉर्थ पोल हुआ करता था, ठीक है। तो अगेन दिस इज रिटेंटिविटी। अब रिटेंटिविटी को खत्म करना है, जैसे पहले करा था वैसे रिटेंटिविटी को खत्म कर सकते हैं, मतलब अब रिपीट होंगी चीजें। आप मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा इधर लगाइए, थोड़ा इधर लगाइए, हो सकता है रिटेंटिविटी सब खत्म हो जाए। तो अगेन रिटेंटिविटी को खत्म करने के लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया, H का जो वैल्यू आपने लगाया, ये वैल्यू, दिस इज कोएर्सिविटी, इसको कोएर्सिविटी बोलेंगे। एंड लेट दिस पॉइंट इज O A B C, दिस इज D, बच्चों ये D होगा सैचुरेशन वाला पॉइंट, इसको E लिखेंगे, एंड ये पॉइंट F। और अगर आप इस डायरेक्शन में फिर से अपना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दोगे, H की वैल्यू को बढ़ा दोगे, तो ये ग्राफ वहीं पहुंच जाएगा सैचुरेशन पर। अब इसके बाद आप फिर से ये साइकिल रिपीट कर सकते हो। आप इसके मैग्नेटाइजिंग फील्ड को खत्म करने के लिए H फील्ड को कम करना शुरू कर दो, ये ग्राफ यहां रिपीट होगा, एंड दिस ग्राफ विल रिपीट लाइक दिस ओनली, A B C D E F A, A B C D E F A। ये OA वाला पार्ट अब दोबारा कभी नहीं आएगा, ठीक है। दिस OA पार्ट इज नेवर
रीच्ड अगेन, इज नेवर रिपीटेड अगेन, ये कभी नहीं आएगा। ये सिर्फ इनिशियली होता है, जब इनिशियली आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अनमैग्नेटाइज्ड था और पहली बार आपने उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा, तब OA पार्ट आता है। उसके बाद अब देखो ध्यान से, ये मैग्नेटाइज हो चुका है, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज इन अदर डायरेक्शन, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज बैक इन द सेम डायरेक्शन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ, ये कर्व हमें क्या दिखाता है? मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन। So it shows one complete cycle of magnetization and demagnetization. This curve is known as hysteresis curve, या this loop is known as, ये loop A B C D E F A, this loop is known as hysteresis loop. इस loop को hysteresis loop बोलते हैं। तो आपने यहाँ पर दो चीजें सीखी हैं। एक तो आपने सीखा है रिटेंटिविटी, जिसके दो नाम और बताए मैंने आपको, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या रेमेनेंस, है ना। रिटेंटिविटी इस कर्व में OA या OE, OA एंड OE, OA एंड OE ये रिजेंबल करते हैं रिटेंटिविटी। एंड कोएर्सिविटी, ये चीज रिजेंबल होती है OC एंड OF वाले पार्ट से, OF एंड OC, इनसे रिटेंटिविटी रिजेंबल होती है। ओके, तो जिनका हिस्टेरेसिस कर्व मोटा होगा और ऐसे बड़ा होगा, उनकी रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी ज्यादा होगी, और जिनका हिस्टेरेसिस कर्व पतला सा होगा, उनकी कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी भी कम रह जाती है। एंड वन थिंग मोर, देखो B into H क्या शो करता है? B H का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो शो करता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो B into H मतलब एरिया। अगर आप इस कर्व का एरिया निकाल दोगे, एरिया अंडर BH कर्व, एरिया अंडर BH कर्व गिव्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। मतलब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक साइकिल अगर पूरी कराए आप मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की, तो उसमें कितनी एनर्जी खर्च होगी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, वो आपको यहां से पता चल जाएगा। तो एरिया अंडर BH कर्व गिव्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिक्वायर्ड या डिसिपेटेड फॉर वन कंप्लीट साइकिल of magnetization and demagnetization। तो अभी आप ये कर्व कॉपी करें और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से ये हिस्टेरेसिस कर्व की नॉलेज हमें ये डिसाइड करने में हेल्पफुल रहेगी कि किस मटेरियल का इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएं और किस मटेरियल का परमानेंट मैग्नेट बनाएं। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं ये भी देखने वाले हैं, बट बिफोर दैट आप इस कर्व को कॉपी कर लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके। तो आई होप आपने ये सब चीजें कॉपी कर ली। अभी चलिए आपको दो पॉइंट और मैं यहाँ पर बताऊंगा कि ये ग्राफ कई बार आप देखेंगे कि दिस ग्राफ इज बिटवीन B एंड H। ये ग्राफ कई बार M और H के बीच में भी बनाया जाता है। व्हाट इज M? M इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। B और H के बीच में बना लो या M और H के लिए इस ग्राफ को बना लो, एक ही बात होती है, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा पूरी स्टडी में। रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी सब कुछ वैसे ही डिफाइन होता है, नंबर 1। एंड नंबर 2, हिस्टेरेसिस एक्चुअल में होता क्या है? हिस्टेरेसिस का मतलब होता है लैगिंग बिहाइंड, पीछे रह जाना। लैगिंग बिहाइंड, पीछे रह जाना। अब क्या पीछे रह जाए यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो। जब हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को इंक्रीज करना शुरू किया तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होने लगा, मैग्नेटिक इंडक्शन इंक्रीज होने लगा। अब धीरे धीरे हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को इंक्रीज किया, मैग्नेटिक इंडक्शन मैक्सिमम हो गया। अब हमने वापस से मैग्नेटाइजिंग फील्ड को कम करना शुरू किया तो मैग्नेटिक इंडक्शन इसके अंदर कम होना शुरू हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। लेकिन मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो कर देते हैं, ये जीरो नहीं होता, मतलब ये पीछे रह गया। ये पीछे रह गया क्या? मैग्नेटिक इंडक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आता है वो पीछे रह जाता है जब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव करते हो। तो दिस लैगिंग बिहाइंड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन
as compared to magnetizing field is known as hysteresis effect. इसी को hysteresis effect बोलते हैं. ओके, तो ये दो पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखिएगा. अब आगे हम देखेंगे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, और इनको हम किस तरीके से यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए. Within the next 10 minutes we will be closing our lecture from now. So ferromagnetic materials are of two types, soft वाले और hard वाले. Soft ferromagnetic material and hard ferromagnetic material, इनके हिस्टेरेसिस कर्व में ही डिफरेंस होता है. अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जब भी बोलते हो कि अगले 5 मिनट में अगले 10 मिनट में लेक्चर फिनिश हो जाएगा, वो कभी होता नहीं है ना. शायद हम कुछ ज्यादा डिटेल्स में चले जाते हैं चीजों के, इसलिए टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है. चलिए देखते हैं कि क्या हम अगले 10 मिनट में इस लेक्चर को फिनिश कर पाएंगे. सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का जो हिस्टेरेसिस कर्व होता है वो कुछ कम एरिया लेगा, कम एरिया, और हार्ड फेरोमैग्नेटिक का जो कर्व होता है वो काफी बड़ा होता है, लाइक दिस, वो काफी बड़ा होता है. इट मींस सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी. रिटेंटिविटी भी लो होती है एंड कोएर्सिविटी भी लो होती है. बट हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ये दोनों चीजें ज्यादा होती हैं. हाई रिटेंटिविटी होगी चल जाएगा, 2 मिनट लगेंगे, और हाई वैल्यू ऑफ कोएर्सिविटी भी होगी. ज्यादा बड़ा एरिया मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन में. ठीक है, लार्ज एनर्जी डिसिपेशन, लार्ज एनर्जी डिसिपेशन. इसमें लेस या लो या स्मॉल एनर्जी डिसिपेशन. ये फैक्टर्स हैं दोनों. कुछ एग्जांपल्स भी हो जाए. इसके एग्जांपल्स हैं स्टील, एक कोबाल्ट स्टील भी होता है, कोबाल्ट स्टील, एंड एक एलॉय है हमारा एल निको, एल्यूमिनियम निकल एंड कोबाल्ट का एलॉय है. ये एग्जांपल्स हमारे हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के रहेंगे. एंड examples for soft ferromagnetic materials, soft iron. soft iron आप यहां पर एग्जांपल ले सकते हैं, soft iron. अब इस नॉलेज से हम डिसाइड करेंगे कि परमानेंट मैग्नेट किससे बनाएं. सबसे पहले तो व्हाट इज परमानेंट मैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट जिसके पास मैग्नेटिज्म हमेशा रहे, that will be permanent magnet. तो परमानेंट मैग्नेट कैसे बनेगा. परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक सोलेनॉइड के अंदर, सपोज दिस इज अ सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, आई करंट है इसके अंदर. करंट कैरिंग सोलेनॉइड में आप एक मैग्नेटिक मटेरियल यहां पर रख दें, ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जिसकी हाई वैल्यू ऑफ रिटेंटिविटी और हाई वैल्यू ऑफ कोएर्सिविटी हो, ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल रख दीजिए. वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा. अब आप इसको बाहर निकालेंगे तो, क्योंकि इसकी हाई वैल्यू ऑफ रिटेंटिविटी है, हाई वैल्यू ऑफ रिटेंटिविटी, तो इसके पास काफी अच्छा मैग्नेटिज्म बचा रह गया होगा, तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा. और हाई वैल्यू ऑफ कोएर्सिविटी से क्या फायदा होगा. हाई वैल्यू ऑफ कोएर्सिविटी से फायदा ये होगा, ये बेनिफिट होगा, ये एडवांटेज होगा कि छोटे मोटे डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड्स के अंदर अगर ये मटेरियल आ भी गया तो ये डीमैग्नेटाइज नहीं होगा. सपोज ये मेरे पास अब
एक परमानेंट मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल इधर है, अगर ये किसी ऐसे रीजन में चला गया जहां पर थोड़ा बहुत डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड इससे अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगा हुआ है, तो भी ये डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, क्योंकि इसकी कोएर्सिविटी बहुत ज्यादा है। मतलब इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो हाई वैल्यू ऑफ कोएर्सिविटी और हाई वैल्यू ऑफ रिटेंटिविटी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर आप परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हो। दैट इज व्हाई परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए आप स्टील, कोबाल्ट स्टील या एनलिको का यूज कर सकते हो। इन मटेरियल के परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को टेम्पोररी मैग्नेट्स भी कहते हैं। इट इज बिकॉज इनका वर्किंग करने का स्टाइल कुछ ऐसा होगा कि आप जब चाहो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, और जब आप इनको यूज करना नहीं चाहते तो ये सिंपल सब्सटेंस की तरह रहते हैं, ये मैग्नेट की तरह उस टाइम पर बिहेव नहीं करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कभी बनाने का तरीका यही है कि सोलेनॉइड के अंदर एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखो, लेकिन ये मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसकी लो रिटेंटिविटी हो, लो कोएर्सिविटी, लो रिटेंटिविटी, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोएर्सिविटी। लो रिटेंटिविटी की जगह अगर रिटेंटिविटी थोड़ी हाई भी हो जाए तो इट विल बी मच मोर बेटर, लेकिन कोएर्सिविटी लो ही रहनी चाहिए, कोएर्सिविटी लो ही रहनी चाहिए। कोएर्सिविटी लो का मतलब क्या है? जब इसको डीमैग्नेटाइज करना होगा तो बहुत कम डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाकर ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जब हम इसको यूज ना कर रहे हो तब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करे। ओके, ऐसे मटेरियल्स हमारे पास जो अवेलेबल है दैट इज सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन के हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं। सॉफ्ट आयरन का इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आप सॉफ्ट आयरन की किसी कोर को या सॉफ्ट आयरन के किसी पीस को एक सोलेनॉइड में, करंट कैरिंग सोलेनॉइड में इंट्रोड्यूस करा दें, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, और मैग्नेटाइज होने के बाद इट विल वर्क एज अ मैग्नेट, इट विल वर्क एज अ मैग्नेट। देखो आपको याद है ना कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड होता था म्यू नॉट एन आई, n is number of turns per unit length and I is the current in the solenoid। लेकिन अगर उसके अंदर फ्री स्पेस है, बट अगर आपने सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डाला है तो ये म्यू होगा सॉफ्ट आयरन कोर का, दिस म्यू विल बी ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, और इसका म्यू काफी लार्ज होता है, दिस वैल्यू इज लार्ज वैल्यू। लार्ज वैल्यू की वजह से b, ये b कितना हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा, बट इसकी जो कोएर्सिविटी है वो लो है। जैसे ही आप करंट को स्विच ऑफ करोगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड फौरन से जीरो हो जाता है या ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, एंड इट स्टॉप्स वर्किंग एज अ मैग्नेट, इट स्टॉप्स वर्किंग एज अ मैग्नेट। किस तरीके से काम करता है मैं आपको बताता हूं। सपोज ये एक सोलेनॉइड है और इसके अंदर सॉफ्ट आयरन की कोर लगी हुई है, ये जैसे ही आपने करंट स्विच ऑन किया, इसमें करंट स्विच ऑन करते ही ये इट विल स्टार्ट वर्किंग एज अ मैग्नेट, और ये मैग्नेटिक मटेरियल्स को, जैसे मान लो ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये मैग्नेटिक मटेरियल को बिल्कुल ऐसे ही अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है जैसे एक बार मैग्नेट, ये एक मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल को, आयरन के पीस को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, इट स्टार्ट्स वर्किंग एज अ मैग्नेट। जैसे ही आप करंट को स्विच ऑफ करोगे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इसके पास रिटेंटिविटी भी नहीं है, इसके पास कोएर्सिविटी भी नहीं है, तो इसके पास कम वैल्यू है रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी की, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही खत्म हो जाएगा तो इट स्टॉप्स वर्किंग एज अ मैग्नेट, और अब ये इन पीसेस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। दिस इज हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड। इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप बनाना चाहते हो सॉफ्ट आयरन को यूज कर सकते हो। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर की कॉइल्स वगैरह, ट्रांसफार्मर की कोर्स, ट्रांसफार्मर की कोर्स वगैरह में हम जो मेटल यूज करते हैं वो एक ऐसा मेटल होगा जिसका एनर्जी डिसिपेशन बहुत कम रहेगी, एनर्जी डिसिपेशन, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर्स वगैरह ही यूज होती है यहाँ पर। जब ट्रांसफार्मर के अंदर ये मटेरियल लगते हैं तो ये कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन से बार-बार पास होते हैं एंड रेगुलरली पास होते रहते हैं। तो अगर इनको बार-बार इस साइकिल से पास होना है तो बार-बार एनर्जी लॉस होगा, तो हम चाहेंगे कि ये एनर्जी लॉस बहुत कम हो।
To minimize this energy loss, एक ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना है जिसका एरिया ऑफ द कर्व कम रहे, एंड इट इज पॉसिबल विद these metals है ना, with these substances. तो यहाँ पर हमने एक मटेरियल होता है हमारे पास, एलॉय होता है जिसको हम बोलते हैं म्यू मेटल. म्यू मेटल इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड निकल. इसको आप यूज करोगे एज अ कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो वहां पर एनर्जी डिसिपेशन बहुत कम रहेगा. इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल कहाँ यूज करना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, परमानेंट मैग्नेट्स में, या कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर टुडे. आज के लेक्चर की कहानी सिर्फ इतनी ही थी. एंड विद दिस वी हैव आल्सो कंप्लीटेड आवर यूनिट नंबर 3, दैट इज magnetic effects of current and magnetism as per the syllabus of 2025 board exams of class 12th. और अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ तक यूनिट 3 तक अगर हमारी कुछ भी बैकलॉग्स हैं तो बच्चों आप उनको जल्दी जल्दी पूरा कर लें. जिनके बैकलॉग्स बिल्कुल भी नहीं है वो रिवीजन भी स्टार्ट कर दीजिए इन 3 यूनिट्स का. ऐसा ना हो कि आपने वीडियो क्लासेस तो अटेंड कर ली हैं लेकिन अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं की, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए इन यूनिट्स की. हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट यूनिट के साथ. टिल देन बाय.